अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्वेज एकेडमी। और आज जैसे कि थंबनेल के अंदर पढ़ लिया होगा, हम लोग फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जो मॉडल पेपर आया है फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा पेपर पैटर्न आपको समझा दूं क्या पेपर पैटर्न है, और फिर उसके बाद जो है जो MCQs हैं जो इन्होंने दिए हुए इसमें 40, उनको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम समराइज़ करना चाहें हमारे मॉडल पेपर को, तो याद रखो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मॉडल पेपर 3 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। सेक्शन ए है, ठीक है, फिर सेक्शन बी है, और फिर सेक्शन सी है। सबसे पहली बात अगर देखा जाए सेक्शन ए को, तो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि 40 हैं, ठीक है ना। क्या मौजूद है यहाँ पे मौजूद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमें पता है कि वो MCQs भी होते हैं, ठीक है ना। और कितने हैं टोटल, जो सेक्शन है वो तो है ही MCQs पे ना, तो टोटल MCQs यहाँ पे मौजूद हैं 40। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ये 40 होने वाले हैं, और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अगर इसके टोटल मार्क्स बनाए जाएँ तो टोटल मार्क्स भी बनेंगे 40, ठीक है ना। तो टोटल 40 मार्क्स हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके कार है स्कोर करने का। और ये चांस है आप लोगों के पास ना कि आप लोग MCQs की तैयारी अच्छी करो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। और उसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए गए जितने MCQs हैं। तो जो टाइम अलाउ किया है इन्होंने, वो कितना अलाउ किया है, टाइम अलाउड वो भी है 40 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यह है हमारा सेक्शन ए। 40 मिनट्स हैं, 40 मार्क्स हैं, और 40 MCQs हैं। इनको जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद बारी आएगी हमारे सेक्शन बी की, ठीक है ना। सेक्शन बी बहुत आसान कर दिया, वरना मुझे लग रहा था सेक्शन बी जो है वो मुश्किल बनाया जाएगा। सेक्शन बी आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। ये होता है स्पेशली न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल्स के अलावा कुछ जो है वो इसके अंदर होते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं QA लिख देता हूँ, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और अगर इस सेक्शन को देखा जाए जो कि है हमारा सेक्शन बी, तो ये तो सारे के सारे 40 MCQs आ रहे हैं। अभी तक हमारा सेक्शन ए ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। सेक्शन बी पर आ गए, टोटल 45 मार्क्स हैं, और 45 मार्क्स ये आ गए, 80 मिनट्स बचे हैं आपके पास, ठीक है। 45 मार्क्स हैं, और क्या है 7 पार्ट्स करने हैं। और टोटल कितने पार्ट्स गिवन है यहाँ पर, टोटल यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं। 12 में से हमें करने हैं 7। तो ये आ गए हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास 12, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं कितने, अटेम्प्ट एनी 7 ऑफ देम, ठीक है ना। 7 जो है वो हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। और टोटल अगर इसके मार्क्स देखे जाएं तो टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं हमारे पास, टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 28, ठीक है ना। तो जैसे कि 4 मार्क्स का होता था, अभी भी 4 मार्क्स का है, ठीक है। हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं, 7 अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। तो ये हो जाएगा 28 मार्क्स। तो सेक्शन बी जब आप देखोगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि आपको टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन गिवन है, 12 में से आपने 7 करने हैं, 5 की जो है वो चॉइस है, और हर एक जो है वो 4 नंबर का है। तो टोटल जो है वो 28 मार्क्स हो जाएंगे हमारे सेक्शन बी के। और इसी तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सेक्शन सी थोड़ा सा तब्दील हो गया है पिछले पैटर्न के लिहाज से। सेक्शन सी जो कि आप लोग जानते हैं ये होते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं। पहले इसमें जो है वो 2 पार्ट होते थे, अब क्या कहानी कर दी इन्होंने कि यहाँ पर जो है वो 3 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। और टोटल 17 मार्क्स बचे हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, और 2 में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट करना है। इसका मतलब 17 नंबर का होगा, जिसके अंदर इन्होंने सेटिंग क्या करी है कि 2 जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के होंगे, और एक जो है वो 5 नंबर का है, वो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमारे पास। टोटल क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 2, और हमें उसमें से अटेम्प्ट करने हैं कोई सा एक। और याद रखो जो एक क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर, उसके 3 पार्ट हैं, ए है, बी है और सी है, जिसमें से कोई से 2 पार्ट जो है वो
ये आ गए 6 मार्क्स के, कोई से दो 6 मार्क्स के, और एक जो है वो होगा 5 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल कितने मार्क्स बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे 17 मार्क्स। तो जो सेक्शन सी है वो टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, वो आ रहा है 17 मार्क्स का। सेक्शन बी जो है वो आ रहा है टोटल 28 मार्क्स का। और जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि टोटल जो मार्क्स आएंगे हमारे पास एमसीक्यूज़ के वो ऑलमोस्ट 50% ही है। 85 का हमारा पेपर होता है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 50% ही हो गया ना, 40 मार्क्स। तो ये है हमारे पास मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। और अगर मेरा रिव्यू जानोगे तो भाई बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया इन्होंने। 40 जो एमसीक्यूज़ हैं ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरा काम एमसीक्यूज़ की डिस्कशन का था कि मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं सब कह रहे थे एटलीस्ट सर आप वो तो सॉल्व करवा दें। तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ बहुत ही आसान है और कुछ जो है वो रिपीटेड भी हैं। ये आ जाओ वापस, ये आ गया हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच ऑफ द फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। टू एक एप्पल को थ्रो किया गया है विद अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 15 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, देन द इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज। चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होता है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो सीधा सीधा हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो वी नॉट का स्क्वायर कितना हो गया, वी नॉट 30। तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर। एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 2 इंटू 15 डिग्रीज। 15 डिग्री के साथ ठीक है, ये आ गया 15 डिग्रीज। तो रेंज मालूम करनी है तो डिवाइडेड बाय ये होता है 9.8, या 10 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये आ जाएगा 2 0 और साइन 30 आएगा 2 इंटू 15 साइन 30। साइन 30 होता है 0.5 और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 कर लो, जो करीबी आंसर होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा एक 0 से एक 0 कैंसिल। 90 इंटू 0.5 ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 45। तो वो आंसर ये मैंने इस वजह से कर दिया कि बिना कैलकुलेटर के आप लोग सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। तो वो आंसर जो 45 के क्लोज होगा वही हमारा आंसर होगा। और वो होगा, कहाँ चला गया, एग्जैक्ट इन्होंने भी 10 से कैलकुलेट करके दिया हुआ है 45 मीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 45 मीटर्स। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, तो एफ है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस पे तो इमेज का बनता है, इमेज बनता है एट इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हैं फोकस पे तो याद रखो जो उसका इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको मिल जाएगा 10 ईयर के अंदर। ए आई और बी जे और ए क्रॉस बी मालूम करना है हमें। ए आई और बी जे, क्वेश्चन नंबर 4 ए आई और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है बी जे के साथ। तो क्या आंसर आना चाहिए, तो सबसे पहली बात ए से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा और यहाँ पर आएगा आई क्रॉस जे। और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, याद रखने का तरीक़ेकार, ये आप बना के रख लो। अगर तो एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव तीसरे वाले का आंसर आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे का मतलब हो गया सही चल रहे हो कि आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी और यूनिट वेक्टर के। ठीक है ना। तो ए बी और के, ए बी और के ये आ गया प्लस वाला। ठीक है ना, ए बी और के आई क्रॉस जे के बराबर होता है। द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल का एस आई यूनिट याद रखना पड़ेगा, डेसीबेल होता है, डेसीबेल के अंदर मेजर करते हैं। और वैसे भी वॉट पावर का है, सोन जो है वो लाउडनेस का है, डायोप्टर पावर ऑफ लेंस है, डेसीबेल ही यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड। ठीक है ना, ओके, एट इंक्लाइन हुआ है 30 डिग्री पर, तो क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शनलेस है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो बराबर होता है जी साइन थीटा के। जी 9.8 या 10 से सॉल्व कर सकते हो। और साइन कितना गिवन है हमें, साइन गिवन है यहाँ पे 30 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 होता है 0.5, सो 9.8 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 4.9। ये जो भी आंसर करीब होगा, अगर एग्जैक्ट नहीं मल्टीप्लाई करोगे विदाउट एनी कैलकुलेटर, तो ये हमें गिवन है यहाँ पे 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 7, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, अभी भी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताया था।
हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो है वो क्या क्या आ गया, ये आ गया। वी नॉट पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है, जी पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है, जी पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इट मीन्स राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। और ये जो है वो आंसर, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ये 10 ईयर में से ही आया है। While passing through its equilibrium position, the speed of body executing SHM becomes, जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से बॉडी गुजर रही होती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। चाहे पेंडुलम को समझ लो, चाहे स्प्रिंग को समझ लो, जब भी मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसकी जो स्पीड है मैक्सिमम होती है। ओके। 9. The rate of change of angular momentum with respect to time. Rate of change of angular momentum with respect to time is called torque. Rate of change of angular momentum. ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन नंबर 9। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो याद रखो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बराबर होता है टॉर्क की। ठीक है ना, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके अंदर ये आया था हमारे पास ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसी के मुताबिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है टॉर्क के। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, बिल्कुल इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है हमारे पास टॉर्क के। लॉज ऑफ मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो किसने दिए थे? तो जाहिर सी बात है एक ही साइंटिस्ट है, न्यूटन। न्यूटन के सारे लॉज जो हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। सेकंड लॉ में कांस्टेंट है, फर्स्ट लॉ में भी, थर्ड लॉ में भी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो लॉज हैं वो न्यूटन ने दिए थे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर के बारे में बात की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना इधर। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर। लेकिन पावर का एक और भी फॉर्मूला है ना, पावर बराबर होता है एफ वी कॉस थीटा के, या एफ डॉट वी, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितने डिग्री पर आती है? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आती है 0 डिग्री पर, मिनिमम आती है 90 डिग्री पर। ठीक है ना, और 180 डिग्री पे क्या हो जाती है? 180 डिग्री पर हो जाती है नेगेटिव। तो फिलहाल ये कह रहे हैं आंसर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, कहाँ चला गया? रेट ऑफ चेंज ये जो है ना वो क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जबकि वो क्या हो? 0। तो 0 होता है जब दोनों के दरमियान का एंगल कितनी डिग्री होता है? 90 डिग्री, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं कॉस पे, और कॉस 0 होता है, कॉस 90 पर मिनिमम होता है। इस वजह से पावर, जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल 90 होगा तो पावर बराबर होती है 0 के। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अच्छा जी, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज, और पहला ऑप्शन सही है। याद रखो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, वैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बढ़ता रहता है। जैसे 25 सेंटीमीटर है ना, तो ओल्ड एज के अंदर ये बढ़ जाता है। 13 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पाथ डिफरेंस मस्ट बी। क्वेश्चन नंबर 13 पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बराबर होता है m लैम्डा के। और m क्या क्या हो सकता है? m हो सकता है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ऑप्शन देख लो, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का, ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑड मल्टीपल नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ होल वेवलेंथ नहीं, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इवन नहीं, इवन नंबर भी नहीं होता, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक है ना, और ऑड मल्टीपल जो होते हैं वो बेसिकली आते हैं हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखा हुआ है, अच्छा मिक्सअप नहीं करना। गैलीलियन टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है वो FO माइनस FE होती है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ जो है वो बराबर होती है FO प्लस FE के, यानी कि जितनी होती है जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की, उसमें अगर ऐड कर दें फोकल लेंथ ऑफ आईपीस तो हमें मिल जाती है लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक ऐसा वेक्टर जिसको पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है अपने आप से, ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्री वेक्टर। द वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ
एनीवेयर इन द स्पेस, सो इट इज़ फ्री वेक्टर। ठीक है ना, पैरेलल से कंफ्यूज नहीं होना। यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जीरो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है नेगेटिव नंबर से तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? उसकी डायरेक्शन हो जाती है ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 14। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है ना, और हमसे कहा जाए कि आप फाइंड करें माइनस ए, तो माइनस ए में हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये 2 हो जाएगा, ये अगर ए वेक्टर है तो ये नेगेटिव ए हो जाएगा। तो अगर हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उससे डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ना स्पेस का लिखा हुआ है ना यहाँ पे प्लेन का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बनेगा? ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऊपर वाला जो है वो 16 था और ये जो है ये आ गया 17, ठीक है ना, 14 नहीं था, ये 16 था। और ये आ गया हमारे पास कि भाई बात ये मैक्सिमम कितने होते, तो याद रखो प्लेन पर, अगर किसी प्लेन की बात की जाए तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। प्लेन पे हमेशा 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्लेन पे क्या बन सकता है? प्लेन पे बन सकता है एक्स एक्सिस, प्लेन पे बन सकता है वाई एक्सिस, प्लेन पे जेड एक्सिस नहीं बन सकता। लेकिन अगर हमसे बात की जाए स्पेस में कितने होते हैं, तो याद रखो स्पेस में होते हैं 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और वो एक होता है जो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा आपकी, लेकिन उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये आ जाएगा जेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो 3 होते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड चेंज होगी? नहीं, यूनिफॉर्म लिखा हुआ तो है। एक्सेलरेशन चेंजेस, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो यूनिफॉर्म कैसे रहेगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज होगी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, हाँ जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, फिगर के जरिए बताया था थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास ओरिजिन, एक बॉडी पहले यहाँ पर थी, सेमी स्पीड के साथ ट्रैवल करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली गई। तो सिर्फ ओरिजिन से जो उसका फासला है, पहले मिसाल के तौर पे ओरिजिन से फासला अगर r1 था, तो अभी ओरिजिन से फासला चेंज होके स्ट्रेट लाइन r2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जो है वो कोई बॉडी ट्रैवल कर रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो पोजीशन होता है फ्रॉम ओरिजिन वो चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप के अंदर जो एथलीट है वो जंप लगाने से पहले थोड़ा सा पीछे जाता है। तो भाई क्यों जा रहा है पीछा? तो बाय डूइंग सो ही क्या कर रहा होता है? बेसिकली लार्जर इनर्शिया, नहीं इनर्शिया नहीं, उसका इनर्शिया डिक्रीज करता है, नहीं इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। क्या उसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है? अगर डिक्रीज होगा तो क्यों करेगा कोई ऐसा? एक्चुअली थोड़ा सा पीछे जाकर, लंबी जंप करने से पहले थोड़ा पीछे जाके हम अपने मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं। ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो एक्सेलरेशन है 2 फ्री फॉलिंग बॉडी की जिनके मासेस डिफरेंट है। तो याद रखो फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखी जाए तो 9.8 है, तो चाहे मैसिव बॉडी को फेंका जाए चाहे भारी बॉडी को फेंका जाए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो इतनी रहती है, 9.8। क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। ओके, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कंडीशन गिवन है? कंडीशन ये है कि जो रेंज है वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाए? वो बराबर हो जाए एच मैक्स के, ठीक है ना। ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज एच मैक्स के बराबर हो जाए तो कितनी होनी चाहिए उसकी एंगल, ये मालूम करना है, ठीक है ना। एंगल के ऑप्शन है tan इनवर्स समथिंग है, जो भी है एग्जैक्ट नहीं निकाला हुआ। तो ठीक है, रेंज का फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, एच मैक्स का फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर होता है अपॉन में g और इधर होता है अपॉन में 2g। g से g कैंसिल, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है,
और वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है, और अपॉन में यहाँ पे 2 रह गया था। एक साइन थीटा कैंसिल, ये इधर जाके हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 4, और यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ था, कॉस को इधर शिफ्ट करा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और इधर लिखा हुआ है 4, तो क्योंकि हमें एंगल मालूम करना है तो टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4। तो अगर रेंज और एच में एक्स बराबर होती है तो जो एंगल है वो होता है टेन इनवर्स 4 के बराबर। टेन इनवर्स 4 यानी कि हमारा जो सी आंसर है ये सही है। द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन एज, तो वैसे तो वी स्क्वायर ओवर आर होता है, लेकिन वो वी स्क्वायर ओवर आर लीनियर वेलोसिटी के लिहाज से होता है, एंगुलर के लिहाज से वो होता है आर ओमेगा। नहीं यार तो अभी देख लो, बता देते हैं 22। वैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर, चलो ये तो बच्चों को याद होता ही है। फिर वी बराबर होता है किसके, आर ओमेगा के। देयरफॉर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगी, ब्रैकेट में आ जाएगा आर ओमेगा, और वी का लिखा हुआ है स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है आर, आर का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो फॉर्मूला बना आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। It is better to use long spanner rather than a short one when tighten a nut or a bolt, because अगर हम एक बड़ा पाना इस्तेमाल करते हैं, स्पैनर यानी कि पाना, और उससे हम जो है वो किसी नट या बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, तो लंबे पाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लंबे पाने से याद रखो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, लेस फोर्स नीड्स टू बी एक्सर्टेड बाय द यूज़र। क्यों होगा ऐसा, याद रखो अगर हम स्पैनर की लंबाई बढ़ाएंगे ना, 23 है ये, अगर हम स्पैनर की लंबाई बढ़ाएंगे तो आप देखोगे, फॉर एग्जांपल इधर कोई नट है जिसको हम टाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और जो स्पैनर है वो इसके अराउंड है, इस तरीके से स्पैनर जो है ना इसके अराउंड है। स्पैनर की लंबाई जब हम बढ़ा देंगे ना, पता है क्या होगा, हमारे पास फोर्स तो हम ऐसे करके अप्लाई कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब मूवमेंट आर्म जिसको डी या हम आर से शो करते हैं, जब वो बढ़ जाएगा तो टॉर्क डिपेंड करती है मूवमेंट आर्म और फोर्स पे, ठीक है ना। तो क्योंकि टाइटन करने के लिए हम लोग टॉर्क, तो हमें एक पर्टिकुलर टॉर्क चाहिए, तो क्योंकि रेडियस बढ़ गया तो अपने यहाँ फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। तो जब भी बड़ा कोई स्पैनर होता है तो उससे फोर्स कम लगानी पड़ती है, यही फायदा है। A hole is drilled through the earth along the diameter and a stone is dropped into it. When the stone is at center of the earth, it has, क्या होगा उसके पास, कुछ ऐसी कंडीशन है 14, ऐसी एक कंडीशन है कि हमने अर्थ में एक होल ड्रिल किया यहाँ से, ठीक है, और फिर किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इसके सेंटर में पहुँचा दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर इसके सेंटर में मौजूद है, तो पता है क्या है, सेंटर में तो मौजूद हो गया, अब यहाँ पर इसके पास क्या होगा, याद रखो जब हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाती है। वैल्यू ऑफ जी एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब वैल्यू ऑफ जी 0 हो गई तो वेट भी कितना हो गया, 0, क्योंकि वेट होता है mg के बराबर। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, वेट 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है, सिर्फ वहाँ पर बॉडी का क्या रह जाता है, मास रह जाता है। एक्सेलरेशन तो है ना जी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ मास रह जाता है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर अर्थ का रेडियस 1% कम कर दें और मास को सेम रहने दें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये कह रहे हैं कि रेडियस को हमने श्रिंक किया है, रेडियस कम, वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा। सिंपल सी लॉजिक है, अगर रेडियस ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी, रेडियस कम वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा। तो राइट आंसर देखना है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ये, अच्छा, इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे ही हमारे पास रेडियस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो जाएगी। When a person goes down the bottom of a deep mine compared to his weight on the surface, then its weight will decrease. बात यह है, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ जी जो है वो डेप्थ के लिहाज से कम होती है, वैल्यू ऑफ जी डेप्थ के लिहाज से कम होती है। तो जब वैल्यू ऑफ जी डेप्थ के लिहाज से कम हो रही है, सारी बात ये है यहाँ पे डेप्थ में जाने से वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम होती है। फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी
1 माइनस डी ओवर आर ई। इस फॉर्मूले के तहत डेप्थ में जाएंगे, वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी, और अगर वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी तो सिंपली वेट भी क्या हो जाएगा, वेट क्यू के बराबर होता है एम जी के। तो क्योंकि जी की वैल्यू कम हो गई तो वेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इफ मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स लार्ज द वैल्यू ऑफ जी विल, अगर मास को 4 गुना कर दें, तो ये लिखा हुआ फॉर्मूला, अगर हम मास को 4 गुना कर दें यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो याद रखो वैल्यू ऑफ जी का आंसर भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, मास को 4 गुना कर दो, वैल्यू ऑफ जी भी 4 गुना हो जाएगी। है 4 टाइम्स, कहीं लिखा हुआ है बिकम्स 4 टाइम्स लार्जर। एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है अप अ हिल स्लोप, इट इज सेड टू हैव, कार जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जाने में क्या होता है, और वो एक्सेलरेट कर रही है अप, तो लॉस ऑफ बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों लॉस हो जाएंगी, नहीं। याद रखो पहली बात है एक्सेलरेट हो रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, तो गेन इधर भी है, गेन इधर भी है काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन क्योंकि स्लोप पे ऊपर की तरफ जा रही है तो हाइट भी बढ़ेगी, जब हाइट बढ़ेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, इसका मतलब गेन ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऊपर जाते हुए तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, बेटा वो तब होती है जब फ्री फॉलिंग मोशन है। यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए स्पीड बढ़ा रही है, तो स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और हाइट पे जाने का मकसद पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। पावर इज अ, पावर एक स्केलर क्वांटिटी, अभी आपको बताया था पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर क्या है, पावर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन मेंशन कर दूं मैं, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई कराते हैं दो वेक्टर को और आंसर आता है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। कितने हो गए, 29 हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वर्क एनर्जी इक्वेशन सिंपली क्या है, वर्क एनर्जी इक्वेशन दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है, और अगर आपको याद हो तो हमने जब ड्राइव किया था तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही यूज किया था। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मेटल बॉब, एक सिंपल पेंडुलम के पास एक मेटल बॉब है विच इज नेगेटिवली चार्ज, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव अ पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक प्लेट देन इट्स पीरियड विल बी, पीरियड क्या होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा कुछ हुआ कि हम एक पेंडुलम को वाइब्रेट करा रहे हैं, और पेंडुलम पे कौन सा चार्ज है, पेंडुलम पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नीचे एक प्लेट रख दी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब हम इसको वाइब्रेट करा रहे हैं, तो यहाँ से लेट से यहाँ तक वाइब्रेट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि उसके पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला काम है ना वो बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ वैल्यू ऑफ जी उसको अट्रैक्ट कर रही थी, अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी, अभी पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर रहा है। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2π√L/g होता है। यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी, तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, ठीक है ना। बच्चों को लगेगा नहीं ऊपर जाते हुए पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ जो अट्रैक्शन है वो जी को सपोर्ट करेगी, और जी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर। तो ये हम न्यूमेरिकल में भी सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। एम्पलीट्यूड वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर की वजह से, एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी तो एक ही बात है, ठीक है ना। वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही था। एक पेंडुलम क्लॉक जो है वो स्लो मूव कर रही है, स्लो मूव करने का मतलब उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, समझ लो, स्लो मूव करने का मतलब उसका टाइम पीरियड ज़्यादा आ रहा है। हम चाहेंगे कि उसका टाइम पीरियड कम हो जाए, तो टाइम पीरियड कम करने के लिए उसकी लंबाई को क्या करना पड़ेगा। देखो मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है टाइम पीरियड। क्वेश्चन दोबारा समझो, एक पेंडुलम क्लॉक स्लो चल रही है, स्लो का मतलब उसका टाइम पीरियड फिलहाल ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि टाइम पीरियड कम हो जाए यानी कि करेक्ट हो जाए, तो टाइम पीरियड को कम करने के लिए लंबाई को क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड को कम करने के लिए लंबाई को कम करना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास शॉर्टर। हैवी और लाइटर तो बिल्कुल ही गलत है, मास पे डिपेंड नहीं करता।
डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जब लिसनर मूव करता है टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, करीब जाने पर हमेशा हमेशा चाहे सोर्स जाए लिसनर जाए बढ़ती है, तो याद रखिएगा बिकम्स लार्ज एज कंपेयर्ड विद एन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। करीब जाने पर डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग ने सजेस्ट किया था वो सिर्फ इस वजह से किया था कि फेज कोहेरेंस मिल जाए हमें, ठीक है ना। दो सोर्सेज ऑफ लाइट तो नहीं मिल रही थी कोहेरेंट, तो हमने क्या किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि एक लाइट को दो पार्ट में कर दिया था, जिससे हमने इजीली अचीव कर लिया था फेज कोहेरेंस, ठीक है भाई। द डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन ऑल्सो बी टर्म्स एज, बहुत सारी उसमें जो है वो होते हैं स्लिट्स होते हैं, तो उसको मल्टीपल स्लिट डिफ्लेक्शन भी कहा जा सकता है। दो सोर्सेज ऑफ लाइट एक दूसरे की कोहेरेंट तब कहलाती हैं जब दोनों सोर्स ऑफ लाइट एक ही वक्त में क्रस्ट या ट्रफ को एमिट करें। तो ऑप्शन ढूंढो। दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो मोनोक्रोमेटिक होता है। दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दे प्रोड्यूस वेव्स इन द मीडियम साइमल्टेनियसली, ये बिल्कुल सही है। एम्पलीट्यूड का सेम होना कोई वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करें, यानी क्रस्ट भी एक साथ प्रोड्यूस करें ट्रफ भी, तब जाके हम कहते हैं कि वो कोहेरेंट है। 38 if we narrow the distance between two slits in Young double slit experiment, तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। जो फ्रिंज स्पेसिंग है उस पर क्या फर्क पड़ता है अगर हम क्या कर दें, अगर हम नैरो कर दें डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। 38 क्वेश्चन जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है डेल्टा वाई से शो करते हैं, वो होता है लैम्डा एल ओवर डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो याद रखिए डिस्टेंस कम फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा, जैसे कि अपोजिट लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस कम तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा। द पॉइंट टू विच द लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जहाँ पे सारी पैरेलल रेज आकर जमा हो जाती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और आखिरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो 6 है और इमेज डिस्टेंस जो है वो यानी कि Q जो है वो 24 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला आखिरी 40 पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q अपॉन P। मैग्नीफिकेशन हमें कह रहे हैं कि 6 टाइम्स है और इमेज जो है वो 24 डिस्टेंस से बन रहा है, तो P कितना होगा, P इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 4 आर 24, ये हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस यही थे एमसीक्यूज की डिस्कशन। लंबी हो गई वीडियो, लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन बहरहाल एमसीक्यूज को डिस्कस भी मुझे करना था और बाकी पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। तो आप क्या करेंगे, पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।